हिजबुल्लाह, जिसका अरबी में मतलब पार्टी ऑफ गॉड है, इन्वेजन की राख से पैदा हुआ था। इसकी कहानी 1982 में शुरू हुई, जो लेबनान के लिए बहुत उथल-पुथल वाला साल था। उस समय इजराइल ने लेबनान में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद फिलिस्तीनी फाइटर्स को बाहर निकालना था। इस इन्वेजन ने देश और उसके लोगों को, खासकर साउथ में शिया मुस्लिम कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचाया। उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ और अपनी ही गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ दिया था। गुस्से, डर और प्रोटेक्शन की इस माहौल में एक नई फोर्स उभरी। 1979 की ईरान में हुई इस्लामिक रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड लेबनानी शिया क्लेरिक्स के एक ग्रुप ने एक रेसिस्टेंस मूवमेंट बनाने के लिए हाथ मिलाया। यह नया ग्रुप सिर्फ एक और पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, ये एक पावरफुल आइडिया था जो धार्मिक विश्वास और पहचान की एक स्ट्रॉन्ग सेंस से भरा था। अपने शुरुआती दिनों से ही हिजबुल्लाह को ईरान से बहुत सपोर्ट मिला। ये सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, ईरान ने मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और आइडियोलॉजिकल गाइडेंस भी दी। प्राइमरी गोल क्लियर और सिंपल था, साउथ लेबनान पर इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना। हिजबुल्लाह ने खुद को नेशन का सच्चा डिफेंडर बताया, एक ऐसी भूमिका जिसे उसने क्लेम किया कि ऑफिशियल लेबनानी आर्मी पूरा नहीं कर पा रही थी। यह मैसेज उन बहुत से लोगों के साथ गहरा जुड़ा हुआ था जो अपनी जमीन पर एक सुपीरियर मिलिट्री फोर्स के खिलाफ असहाय महसूस करते थे। इन सालों में हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और ऑर्गेनाइज्ड हो गई। यह अब सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स का एक छोटा ग्रुप नहीं था, यह एक डिसिप्लिन्ड और कैपेबल पैरामिलिट्री फोर्स बन गई। उन्होंने एडवांस टैक्टिक्स और वेपनरी का इस्तेमाल करना सीखा, अक्सर अपनी इफेक्टिवनेस से इजरायली आर्मी को सरप्राइज करते थे। इजराइल के साथ उनके लंबे और खूनी संघर्ष ने आखिरकार एक बड़े टर्निंग पॉइंट को जन्म दिया। साल 2000 में सालों के लगातार हमलों और बढ़ती कैजुअल्टीज के बाद इजरायली फोर्सेस साउथ लेबनान से पीछे हट गईं। हिजबुल्लाह और उसके सपोर्टर्स के लिए यह एक हिस्टोरिक विक्ट्री थी। इसने इजराइल के खिलाफ सफलतापूर्वक खड़े होने वाली एकमात्र फोर्स के रूप में उनकी रेपुटेशन को मजबूत किया। इस विक्ट्री ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की भूमिका को बदल दिया। यह अब सिर्फ इजराइल से लड़ने पर फोकस करने वाला एक रेजिस्टेंस ग्रुप नहीं था। इसने सोशल सर्विसेज का एक विशाल नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गया। ग्रुप ने स्कूल, हॉस्पिटल और वेलफेयर प्रोग्राम्स स्थापित किए, जिससे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की गईं, जो कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट अक्सर देने में फेल हो जाती थी। इस स्ट्रैटेजी ने उन्हें आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर शिया कम्युनिटी के अंदर लॉयल्टी और सपोर्ट जीतने में मदद की। वे लेबनानी सोसाइटी के ताने बाने में गहराई से घुल मिल गए, न केवल मिलिट्री पावर बल्कि सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस भी रखते थे, जो दशकों तक देश के रास्ते को तय करेगा। 2000 में इजरायली वापसी के बाद जैसे जैसे हिजबुल्लाह का इन्फ्लुएंस बढ़ा, यह लेबनानी जीवन में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। इसकी शक्ति अनोखी थी क्योंकि यह दो मजबूत पिलर्स पर टिकी थी, पार्लियामेंट में सीटों वाली एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पावरशाली इंडिपेंडेंट आर्मी। इस दोहरी प्रकृति ने इसे ऑनफाइशियल स्टेट सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करने की परमिशन दी। पॉलिटिक्स में हिजबुल्लाह और उसके एलाइज गवर्नमेंट के डिसीजंस को ब्लॉक कर सकते थे या ऐसी पॉलिसीज के लिए पुश कर सकते थे जो उनके इंटरेस्ट्स को सर्व करती थीं। पार्लियामेंट में उनके पास एक पावरफुल वॉइस रखने के लिए पर्याप्त मेंबर्स थे और कभी-कभी नई गवर्नमेंटों के गठन पर वीटो भी होता था। इस पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का मतलब था कि लेबनान में कोई भी बड़ा डिसीजन हिजबुल्लाह की पोजीशन पर कम से कम विचार किए बिना नहीं लिया जा सकता था। साथ ही इसकी मिलिट्री विंग, इस्लामिक रेसिस्टेंस, एक जबरदस्त फोर्स बनी रही। लेबनान में किसी भी अन्य ग्रुप के विपरीत हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स, मिसाइलों और अन्य एडवांस्ड वेपन्सों का एक बड़ा शस्त्रागार बनाए रखा। ये सब लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल से बाहर थे। ये शस्त्रागार उसकी शक्ति की अल्टीमेट गारंटी थी। ग्रुप ने तर्क दिया कि ये हथियार इजरायली एग्रेशन को रोकने और लेबनान की रक्षा के लिए जरूरी थे। हालांकि इस प्राइवेट आर्मी ने देश के अंदर गहरे डिविजन्स भी पैदा किए। कई अन्य लेबनानी गुटों और नागरिकों ने इसे नेशन की सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना, यह तर्क देते हुए कि केवल ऑफिशियल स्टेट को ही हथियार रखने और युद्ध छेड़ने का अधिकार होना चाहिए। इजराइल के साथ संबंध हिजबुल्लाह के अस्तित्व का सेंट्रल फोकस बना रहा। लेबनान और इजराइल के बीच की सीमा लगातार टेंशन की एक रेखा थी। 2006 में हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने सीमा पार कर 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ने के बाद एक बड़ा युद्ध छिड़ गया।
यह कॉन्फ्लिक्ट 34 दिनों तक चला, जिससे लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई और दोनों तरफ काफी कैजुअल्टीज हुई। हालांकि युद्ध एक गतिरोध में समाप्त हुआ, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायली मिलिट्री की पूरी ताकत का सामना करने के लिए एक दिव्य विजय का दावा किया। इस घटना ने उसके सपोर्टर्स के बीच एक पावरशाली डिफेंडर के रूप में उसकी इमेज को और बढ़ाया, लेकिन इसने लेबनान के बहुत बड़े हिस्से को तबाह और भविष्य के कन्फ्लिक्ट्स के डर में भी छोड़ दिया। लेबनान की बॉर्डरों से परे हिजबुल्लाह का ईरान और सीरिया के साथ गठबंधन, जिसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के रूप में लाइव जाता है, ने उसकी रीजनीय भूमिका को परिभाषित किया। इसने ईरान के लिए एक प्रमुख पार्टनर के रूप में काम किया, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा। यह सबसे स्पष्ट रूप से तब देखा गया जब हिजबुल्लाह ने सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार का सपोर्ट करने के लिए अपने हजारों फाइटर्स को सीरिया भेजा। हालांकि यह इंटरवेंशन असद शासन को बचाने में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसने हिजबुल्लाह के रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, कई अनुभवी फाइटर्स की जान ले ली और लेबनान के अंदर और पूरे क्षेत्र में सेक्टेरियन टेंशन्स को गहरा कर दिया, जिससे यह ग्रुप व्यापक रीजनीय शक्ति स्ट्रगलिंगों में एक सीधा भागीदार बन गया। 2024 और 2026 के बीच का समय हिजबुल्लाह के लिए एक डिस्ट्रक्शनकारी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शांत माहौल टूट गया और ग्रुप तबाही के कगार पर पहुंच गया। 2023 के आखिर में शुरू हुआ कॉन्फ्लिक्ट हमास के सपोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सितंबर और अक्टूबर 2024 में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा हवाई और जमीनी अभियान शुरू किया। लड़ाई का यह इंटेंस पीरियड, जिसे कभी-कभी 66 डे वॉर भी कहा जाता है, ऐसा था जैसा ग्रुप ने पहले कभी नहीं देखा था। इजराइल का डिक्लेयर्ड गोल हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था और हमले लगातार और डिस्ट्रक्शनकारी थे। ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपनी लगभग आधी फाइटिंग फोर्स खो दी। सबसे ज्यादा नुकसान अक्टूबर 2024 में हुआ। हसन नसरल्लाह, करिश्माई और पावरफुल लीडर जिसने हिजबुल्लाह को 32 सालों तक गाइड किया था, एक इजरायली हवाई हमले में मारे गए। उनकी मौत एक गहरा सदमा था, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के हेड पर एक बड़ा खालीपन आ गया। नसरल्लाह सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर से ज्यादा थे। वे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के लिए पब्लिक फेस और एक की स्ट्रैटेजिक थिंकर थे। उनके उत्तराधिकारी नईम कासिम, जो लंबे समय से सीनियर ऑफिशियल थे, ने पद संभाला, लेकिन उनमें नसरल्लाह जैसी अथॉरिटी और पॉपुलर अपील नहीं थी। नसरल्लाह की मौत, साथ ही हिजबुल्लाह के लगभग सभी सीनियर कमांड की हत्या ने ग्रुप को कमजोर और भ्रमित कर दिया। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज का विनाश चौंकाने वाला था। इजरायली अभियान ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, कमांड सेंटर्स और रॉकेट लॉन्च साइट्स को सिस्टमैटिकली टारगेट किया, खासकर साउथ लेबनान में। 2025 के आखिर तक अनुमान लगाया गया था कि हिजबुल्लाह अपने युद्ध पूर्व शस्त्रागार का केवल 20% ही फिर से भर पाया था। ग्रुप ने साउथ पर अपनी मजबूत पकड़ खो दी। वही क्षेत्र जिसे उसने लंबे समय से प्रोटेक्ट करने का दावा किया था, उसे अपनी टैक्टिक्स बदलनी पड़ी। सेंट्रल और नॉर्दर्न लेबनान से लॉन्च किए गए लॉन्ग रेंज ड्रोन और मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा करना पड़ा। वह ग्रुप जो कभी क्षेत्र को कंट्रोल करने और अपनी शर्तों पर लड़ने पर प्राइड करता था, अब बिखरा हुआ था और फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट का आखिरी हताश चैप्टर मार्च 2026 में शुरू हुआ। अपने संरक्षक ईरान पर हमलों सहित बड़े एस्केलेशंस के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक फाइनल वॉर डिक्लेयर की। नईम कासिम के लीडरशिप में ग्रुप ने अपना सबसे महत्वाकांक्षी हमला शुरू किया। इजरायली क्षेत्र में गहराई तक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलें दागी, लेकिन यह वीकेंडी की स्थिति से खेला गया एक जुआ था। जवाब तेज और जबरदस्त था। लेबनानी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती के अंडर ने हिजबुल्लाह के एक्शंस को इलीगल डिक्लेयर किया, जिससे ग्रुप को अपने ही देश में प्रभावी ढंग से अलग थलग कर दिया गया। इंटेंस फाइटिंग के इस पीरियड ने लेबनीज पीपलों के लिए बड़े पैमाने पर विस्थापन और पीड़ा की एक नई लहर पैदा की, जिससे देश खुद पूरी तरह से कोलैप्स की ओर बढ़ गया। मार्च 2026 तक हिजबुल्लाह खुद को अपने इतिहास के किसी भी बिंदु से ज्यादा अलग थलग और कमजोर पाता है। डिस्ट्रक्टिव वॉरों ने न केवल इसकी मिलिट्री कैपेसिटी को नष्ट कर दिया है, बल्कि लेबनान के भीतर इसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को भी चकनाचूर कर दिया है। इसे कभी जो व्यापक समर्थन प्राप्त था, वह काफी कम हो गया है। 2024 के एक पोल ने एक कठोर सच्चाई का खुलासा किया। लेबनानी आबादी के 55% ने विभिन्न संप्रदायों में कहा कि उन्हें हिजबुल्लाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, जबकि यह समूह अपने मुख्य शिया
आधार के भीतर वफादारी बनाए रखता है, इसे अब व्यापक जनता द्वारा राष्ट्र के एक वैध संरक्षक के रूप में नहीं देखा जाता है। इसके बजाय इसे तेजी से एक लापरवाह एक्टर के रूप में देखा जाता है, जिसने देश को बाहरी एजेंडों के लिए एक डिस्ट्रक्शनकारी युद्ध में घसीटा है। संकट के जवाब में लेबनानी सरकार ने अपनी अथॉरिटी को फिर से हासिल करने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अगस्त 2025 में कैबिनेट ने हिजबुल्लाह को निरस्त करने की एक योजना के पक्ष में मतदान किया, जिसमें लेबनानी आर्म्ड फोर्सेस को सभी वेपन्सों पर एक राज्य एकाधिकार स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद होमलैंड शील्ड प्लान आया, जो एलएएफ के लिए सभी मिलिशिया से शांतिपूर्वक हथियार इकट्ठा करने का एक रोड मैप था। हिजबुल्लाह ने तुरंत इन मांगों को खारिज कर दिया, उन्हें इजरायली और अमेरिकी हितों के सामने आत्मसमर्पण करार दिया। इस अवज्ञा ने समूह और राज्य के बीच एक खतरनाक गतिरोध पैदा कर दिया है, एक संघर्ष जो सरकार के हॉल में चल रहा है, जबकि देश की इकोनॉमी और सोसाइटी ढह रही है। फरवरी 2025 में सत्ता में आई सरकार ने समूह को और भी दरकिनार कर दिया, उसकी कैबिनेट सीटों की संख्या कम कर दी और उसे एक बार प्राप्त वीटो पावर को हटा दिया। अपने पॉलिटिकल एलाइज के खुद को दूर करने और उसके पब्लिक सपोर्ट के कम होने के साथ हिजबुल्लाह ने नेशनल नैरेटिव को कंट्रोल करने की अपनी क्षमता खो दी है। लेबनानी लोग, जो पहले से ही एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें 80% से अधिक गरीबी में रह रहे हैं, व्यापक रूप से हिजबुल्लाह को एक ऐसे युद्ध के लिए दोषी ठहराते हैं जिसने उन्हें केवल और अधिक दुख दिया है। नेशनल कंसेंसस नाटकीय रूप से बदल गया है। अधिकांश के लिए प्राथमिकता अब जीवित रहना, स्थिरता और पुनर्निर्माण है, न कि प्रतिरोध। अब लेबनान पर लटका हुआ सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह का युग आखिरकार समाप्त हो रहा है। समूह ने अपनी वर्तमान लड़ाई को अस्तित्व की लड़ाई घोषित किया है, अपने हथियार कभी भी आत्मसमर्पण न करने की कसम खाई है, लेकिन यह एक कोने से लड़ रहा है, एक कमजोर शस्त्रागार, एक फ्रैगमेंटेड लीडरशिप और एक शत्रुतापूर्ण आबादी के साथ। इंटरनेशनल कम्युनिटी लेबनानी सरकार के साथ एक ऐसे भविष्य के लिए जोर दे रही है जहां राज्य और केवल राज्य युद्ध और शांति की शक्ति रखता है, जबकि हिजबुल्लाह के सबसे कट्टर फाइटर्स विरोध करना जारी रख सकते हैं। राज्य के भीतर पावरशाली राज्य टूट गया प्रतीत होता है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेबनान पार्टी ऑफ गॉड के अंतिम हिंसक सूर्यास्त का गवाह बन रहा है।